पहुंची है, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के घर सोनिया गांधी पहुंची है। बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। अभी इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे। लखनऊ में सपा और भाजपा कार्यकर्ता भिड़ गए। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए, यानी लड़ाई कितनी भयंकर है आप देख सकते हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी ने बैठक बुला ली है। एक अहम खबर है, कोलकाता में ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सब जानते हैं। चलिए राम अवतार जी, नीतीश कुमार और ये आपसे बात कही। अब रोल आया राम अवतार जी। राम अवतार जी अब आपका रोल आ गया। बहुत ये वरिष्ठ पत्रकार इतनी देर से चुप था भाई। वरिष्ठ पत्रकार कैसे चुप रह गया? राम अवतार इसके मायने क्या है? खेला हो सकता है क्या अभी भी? राजनीति में सब कुछ जायज रहता है, तो संभावनाएं जिस अनुसार से आंकड़े आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस अपनी संभावनाएं देख रही होंगी। इसलिए शरद पवार दिल्ली आ गए हैं, ममता बैठक बुला ली, नीतीश और चंद्रबाबू से संपर्क कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू वाला बताइए फैक्टर आप। देखिए नीतीश जी कहाँ कब कैसे पलटी मारेंगे, इनका नाम नया नाम आ गया है पलटू राम। तो अब देखते हैं कि राजनीति कितनी बदलती है। फिर भी मुझे लग रहा है कि जिस अनुसार से भाजपा का आंकड़ा है और भाजपा का पुराना संपर्क है, अभी सरकार में हैं, संसाधनों से भरे हुए हैं, तो कोई ज्यादा मुझे ये नहीं लगता। नहीं, तो चलिए ये दिल्ली में नहीं ना बुला के कोलकाता में ये बैठक बुलाई गई है और नीतीश जी से संपर्क किया गया चंद्रबाबू नायडू से, यानी दिल्ली नहीं कोलकाता। ये समझना चाहूंगा। और बुला रही है ममता बनर्जी, जो सीधे सीधे जो है गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने कहा था कि हम बाहर से समर्थन देंगे, बाकी चीजें थी। और पश्चिम बंगाल में गठबंधन हुआ नहीं। नया समीकरण तैयार करने की एक कोशिश भी हो सकती है कि पहले ये माना जा रहा था, दो दिनों से ये चर्चाएं चल रही कि नीतीश कुमार जी को फिर से तैयार कर लिया जाए और उसमें ममता और बाकी लोग आ जाए, जो कांग्रेस से वर्ग नाराज है उनको एक तैयार करके फिर से दावेदारी तय। ठीक है, यशपाल जी से इसका उत्तर ले लेती है। यशपाल जी, आप लगातार पूरी चर्चा को सुन रहे हैं और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क किया गया है, कांग्रेस की तरफ से संपर्क साधा गया है। तो आपको लगता है कि कुछ अब समीकरण और बदले हुए नजर आ सकते हैं क्या? खेला हो सकता है क्या? तो इसे बीजेपी कैसे मैनेज करेगी, एनडीए कैसे मैनेज कर पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रबाबू नायडू से बात कर रही है। देखिए अब किस तरह से टीडीपी के साथ साथ अब जेडीयू और हितेश महत्वपूर्ण फैक्टर बनने वाला है। 2 मिनट से लंबी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंद्रबाबू नायडू से 2 मिनट से लंबी बातचीत हुई है फोन पर। जीत की बधाई तो दिए होंगे, फोन पर बात हुई है। तो चंद्रबाबू नायडू जिस तरह की सीटें जीत कर आए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होने वाला है। तो लेकिन ये कुल मिलाकर अगर नतीजे में चंद्रबाबू का भी भाजपा के साथ गठबंधन उनके साथ है, वही विधानसभा चुनाव वो जीते हैं अभी। तो एक नया समीकरण की तलाश उनके जरिए भी मोदी जी करेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, यशपाल जी बताइए, अगर ये डैमेज हो जाएगा तो बहुत बड़ा डैमेज होगा, कैसे कंट्रोल करेगी अब एनडीए और बीजेपी इसको? देखिए एनडीए के साथ चंद्रबाबू नायडू जी ने अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस प्रकार से उनके संबंध और संपर्क अभी हालिया रहे हैं, उसको देख करके लगता है चंद्रबाबू नायडू, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ लेंगे। क्योंकि जो ममता बनर्जी अपने यहाँ कलकत्ता में बुला रही है मीटिंग, ममता जी ने तो 2 दिन पहले दिल्ली में आना स्वीकार ही नहीं किया। इंडी गठबंधन ने चुनाव में मतदान के बाद 2 तारीख को सब असेंबल होना था, सबको दिल्ली बुलाया गया था, तो ममता जी ने तो पल्ला झपक दिया था। आज ममता जी की बात पर कौन विश्वास और भरोसा करेगा? कांग्रेस में अभी बहुत टूटन भी होगी जिस प्रकार से परिणाम सामने आ रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी ने भी, यशपाल जी, लेकिन सवाल ये नरेंद्र मोदी की विचारधारा तेलुगु देशम पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और ऐसे और वहीं नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन बीजेपी का था। अब इन दोनों नेताओं से ममता बनर्जी बात कर रही है, संपर्क कर रही है, अपनी तरफ लाने की कोशिशें शुरू हो रही हैं, तो क्या इसे आप चुनौती के रूप में नहीं देखते? नहीं, देखिए संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रही है ममता जी, तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम होंगी क्योंकि नीतीश जी ने मोदी जी पर विश्वास किया है, चंद्रबाबू नायडू जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास और भरोसा किया। आप देखिए तो सही, आगे आगे देखिए होता है क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन की सरकार बनेगी। व्यास जी, ठीक है, व्यास जी, एक चीज है कि एक बार ममता बनर्जी भाजपा के साथ सरकार बना चुकी है, अटल जी के समय मंत्रिमंडल में रह चुकी हैं, रेल मंत्री भी थी। रेल मंत्री थी, और एक बात तो उन्होंने अपने सांसद को बनाया भी था। तो ममता का भी रोल, ऐसी स्थिति में ममता का रोल, चंद्रबाबू नायडू का रोल, नीतीश कुमार का रोल, जो बड़े
क्षेत्रीय दल हैं उनकी भूमिका और उनका रोल जो है वो सरकार बनाने में किस तरह रहेगा ये समझ आएगा। परंतु बड़ी पार्टी भाजपा है तो पहले आमंत्रण तो भाजपा को मिलेगा और उसके बाद ही तय होंगे कुछ चीजें। और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर नारायण सिंह कुशवाहा भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नारायण जी आपका। नारायण जी, भाजपा ने तो क्लीन स्वीप की यहाँ पर तैयारी कर रखी है मध्य प्रदेश में, इसका क्रेडिट किसे आप देंगे? लेकिन मध्य प्रदेश के साथ ही अगर बात की जाए, जो पूरे नेशनल आंकड़े आ रहे हैं 295 पर बहुत देर से ये आंकड़ा रुका हुआ है, क्या लगता है आपको यहाँ पर कहाँ पर चूक गई है बीजेपी? ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे जो है, और आंकड़े बढ़ करके ये और आगे जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े अभी बढ़ेंगे जो। नारायण जी, 29 से कितना बढ़ेगा? हमारा पहला सवाल यही था, 29 से तो थोड़ी बढ़ेगा। हम मध्य प्रदेश के आप नेता हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में पहले आपसे जानकारी ले रहे हैं ना। किसको क्रेडिट देंगे? 29 की 29 पर बढ़त? हाँ, नहीं, मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, और ये मध्य प्रदेश में इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, माननीय बीडी शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व शिवराज सिंह जी चौहान, सभी नेताओं ने जो मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ लोगों ने काम किया है, ये उसका परिणाम है कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। और दूसरी जानकारी मैं आपसे ये चाह रहा हूं, ये क्या हो गया देश में? मतलब थोड़ा पीछे रह गए आप लोगों ने, तो अपने लिए लक्ष्य कुछ और रखा था, जैसे कि एमपी में 29 के 29 लक्ष्य रखा था, लेकिन देश में तो आप अपने लक्ष्य के बहुत पीछे हैं। अलग अलग प्रदेशों की कुछ अपनी स्थितियां अलग अलग हैं, और सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों ने, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, सभी ने मिलकर के काफ़ी काम किया है, पर कहीं ना कहीं ये फर्क परिणामों में पड़ा है। अब इसमें कहाँ चूक, कहाँ क्या कमी जो नज़र आएगी, उस पर पार्टी आगे भी ये विचार करेगी, मंथन करेगी और काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। यानी नारायण जी ये कह रहे हैं कि कहाँ चूक हुई है और कहाँ गलती हुई है, इस और पर आगे हम मंथन करेंगे। बिल्कुल राहुल जी, थोड़ा वोट परसेंट बता देते हैं। देखिए वोट परसेंट राम अवतार तिवारी जी पूछ रहे थे, तो मैं अपने दर्शकों को वोट परसेंट भी जरा बता देती हूँ कि कांग्रेस के अगर वोट परसेंट की अभी तक की बात की जाए तो 24.66% अभी कांग्रेस को सीट मिली है। वहीं अगर बात की जाए साल 2019 की, तो वो भी आंकड़े हमारे पास है। साल 2019 में यही आंकड़ा मात्र 9% का था, 9% के आसपास था हितेश जी, लेकिन अब कांग्रेस का ये वोट परसेंट 24.66 पहुंच गया है। और बीजेपी का जो अभी अब बात की जाए तो 38.59 था, और 2019 में ये 56 करीब था। तो यानी बहुत बड़ा झटका है यहाँ पर ये भाजपा के लिए, और कांग्रेस के लिए तो 9 से सीधे डबल फिगर में पहुंच गए। वोट परसेंट बढ़ना एक बड़ा मायने दिखाता है उसमें, जिस अनुसार से पूरे राज्यों में जो आंकड़े आ रहे हैं 9% से कितने पड़ गए, कितने परसेंट पड़ गए? 33% सीधे 43%। तो इतने एक जो समीकरण है वो दिखा रहा है कि किस तरह से सीटें जा रही, सीटें नहीं मिली हैं, अगर सीटें कम भी मिली है तो वोट ऑफ परसेंटेज मिलना कई भविष्य की राजनीति को भी संकेत करता है वो। बिल्कुल, चूंकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे तब भी 38 से 40% के आसपास भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था, और इस बार अलग अलग मंचों से यह दावा किया गया कि 50% वोट शेयर हम करने जा रहे हैं, और अभी भी वो आंकड़ा 38% के आसपास ही रुका हुआ है, और वो हमको यहाँ पर कम से कम सीटों में तब्दील होता नजर आ रहा है। इस बीच परेश बाग बहरा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे भी एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। फिर साहू जी आपके पास में भी आ रहा हूँ, चूंकि बहुत देर से आप भी इंतजार कर रहे हैं। जी प्रमोद जी, एक बार बताइए प्रमोद जी। एक बार मैं बार बार आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी या अशोक बजाज जी ने कहा कि हमने संविधान परिवर्तन के लिए बात कही। बार बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, शायद ज्ञान के चक्षु को इनको खोलने की आवश्यकता, इस बात को सबसे पहले किसने कहा? अनंत हेगड़े जी
जो सांसद हैं उनके सार्वजनिक लोकसभा सार्वजनिक टिकट तो कट सभा गया है ना, हाँ? उत्तर कनाडा से टिकट तो कट गया, और क्या चाहते हैं? नहीं, कर्नाटक की सभा में, आम सभा में उन्होंने कहा कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए लाना जरूरी है क्योंकि संविधान में परिवर्तन करना है। दूसरा, राजस्थान की सांसद टिकट तो काट प्रत्याशी दिया गया ना उनका। ज्योति मिर्धा जी, उन्होंने कहा, तब यहां से शुरुआत हुई। आग खुद लगाने का काम करते हैं, उसके बाद फायर ब्रिगेड लेकर खड़े रहते हैं। देखिए राहुल पराग जी, ये तो मजे की बात है। राहुल जी इस पर मैं एक बात कह बोलना दीजिए ये चाहूंगा। बात गलत है। राहुल जी इस बात कह दीजिए ये बात बोलना गलत है। चाहता हूं, एक मिनट अनंत इस पर हेगड़े को टिकट दिया नहीं। ज्योति मिर्धा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो चुनाव हार रही क्या है। वो कांग्रेस के नेता थे? ठीक है, नहीं, मैं इस पर एक कांग्रेस की सभा में बोल रहे इसको थे। इस स्पष्ट तरह के करना बयान चाहूंगा। डेंट लगा गए क्या नवीन जी? अरे भाई, नहीं, मैं जनसभा को बता रहा हूं, संबोधित कर रहे थे। सभा में राहुल जी ने वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पुलिंदा फैलाया राहुल जी, सभा में राहुल जी इससे- ने इससे मैसेज सभा में केवल एक मिनट, अब वो चंद्रशेखर जी, फैलाने वाली चंद्रशेखर जी, पार्टी है। रुक जाइए ना। राहुल जी, इससे मैसेज ये भारतीय जाएगा, जनता एक मिनट, प्रमोद केवल अफवाह और जी रुक जाइए ना, रुक जाइए, सनसनी एक मिनट, फैलाती है। लेते हैं, ऐसे मैसेज ये चला जाएगा कि आप अपने ही प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे हैं, ये मैसेज चला जाएगा महाराज। अपने ही प्रवक्ता, आपके प्रवक्ता बोल रहे थे, बोलिए, कंटिन्यू। मैं ये कहना चाह रहा हूं राहुल हाँ। जी, सहबानो प्रकरण के विषय पर तो एक-एक उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी सहबानो प्रकरण पर नवीन जी, अध्यादेश माफी के साथ लाए आपको रोकना और उस समय चाहूंगी। एक कहे बहुत बड़ी कि अगर breaking जरूरत news पड़ेगी है। तो नवीन देश जी, से नवीन संविधान जी, बदल एक बहुत देंगे। बड़ी क्या breaking आ इससे गई है। आप प्रधानमंत्री नकारते नरेंद्र हैं मोदी क्या? ने बातचीत क्या की है। उनके नवीन बेटे जी, राहुल नवीन जी। गांधी अगर चाहते हैं कि वो नवीन भी जी, एक मिनट। संविधान का परिवर्तन नवीन जी, करेंगे? एक मिनट ब्रेकिंग पढ़ लीजिए हैं, अपडेट भी होते उसके लिए हमको समय दिया कीजिए, क्योंकि आंध्र वो प्रदेश दर्शक भी में इंतजार कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात कर ली है और देखिए 2019 में जो रिजल्ट आए थे पूरी तरह से उलटफेर हो गया है। YSRC जिसे पिछली बार यहाँ पर बहुमत मिला था, YSR मात्र- कांग्रेस, जगन बिल्कुल, मोहन रेड्डी, बिल्कुल। पिछली बार कमाल किया था उन्होंने, सिर्फ 18 सीटों में सिमट गई पिछली है। बार कमाल किया था। और जो स्थिति अभी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की है, वो पिछले बार टीडीपी की थी। टीडीपी की थी, बदल गई है। तो एक अपडेट आ गया है और ये जश्न की दूसरी तस्वीर हितेश जी आई है, जश्न की दूसरी तस्वीर। और चंद्रबाबू IPC24 पर- चंद्रबाबू बहुत समय जेल में थे, अलग अलग प्रकरणों में वहां से निकले हैं, उसके बाद चुनाव लड़े और उस तरह से उन्होंने सफलता पाई है। नहीं जेल में डाला था कांग्रेस से अलग होकर जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस का गठन किया था। उससे पहले वाईएसआर राजशेखर रेड्डी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे, जो लंबे समय तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनके रहते आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में हमेशा रही। और यही वजह है कि 2004 और 2009 में उन्होंने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब बहरहाल वहां पर चीजें बदलती नजर आ रही हैं। टीडीपी महत्वपूर्ण भूमिका में एक तो आंध्र प्रदेश की सत्ता संभालेगी और दूसरा कि इसके साथ साथ क्या देश में गठबंधन के तहत जो सीटें टीडीपी की आई हैं, क्या ये गेम चेंजर और किंग मेकर की भूमिका में आने वाली है? हितेश जी देखिए, एक चीज बड़ी बात है, इसको राम अवतार जी जवाब लेंगे। चंद्रबाबू नायडू फ्रंट पर आकर उन्होंने ये नहीं कहा है, ना कि उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता, लेकिन ओडिशा का भी अपडेट आ गया है। ओडिशा का भी अपडेट है यहाँ पे। और आकांक्षा जी, क्या है ओडिशा का अपडेट? बिल्कुल, देखिए आंध्र प्रदेश में तो चंद्रबाबू नायडू 9 जून को शपथ ले रहे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर ओडिशा में हुआ है। बीजेडी जिसे माना जा रहा था कि लगातार 2000 से मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक, शायद इस बार भी उनका जादू बरकरार रहेगा, तो देखिए जादू चल नहीं पाया है। इस बार वहां पर भाजपा सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 75 सीटों पर है और बीजेडी 58 सीटों पर है। कुल यहाँ पर 147 सीट है ओडिशा की और कांग्रेस 11 पर है और अन्य को अदर्स 3। के पास 3 है, यानी 14 इनके पास है, ये फिगर है। और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू 9 जून को शपथ लेंगे। इतनी जल्दी इसका ऐलान हो गया राम अवतार जी, इतनी जल्दी? क्या प्रधानमंत्री शपथ मोदी से लेंगे? जो बात हुई है, हट क्या से। उसके बाद? देखिए, आंध्र में जो रिजल्ट आया वो आश्चर्यजनक है। वो क्योंकि अभी वो जेल में थे, अभी भाजपा से उनका समझौता हुआ, चुनाव के पहले गठबंधन हुआ और चुनाव में जीत गए वो। तो निश्चित तौर पर मेरे को लगता, इसके पहले भी चंद्रबाबू नायडू अटल जी के साथ उनके मंत्रिमंडल में रहे, भाजपा के साथ गठबंधन हुआ था। पिछले में नहीं हो पाया था, उनके बीच एक आंतरिक विरोध चला था, वो समाप्त होकर इस बार उन्होंने गठबंधन से चुनाव लड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि वो फिलहाल भाजपा के साथ ही रहेंगे, ऐसा अनुमान है। उसी के तहत ये शपथ ग्रहण जो आ रहा होगा, तो ऐसा लग रहा है मुझे। वंदना जी, देखिए अब जिस तरह से ये खबर आई कि ममता बनर्जी ने बात करने की कोशिश की है चंद्रबाबू नायडू से भी और नीतीश कुमार से भी, लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप लोग एकजुट नहीं रह पाते हैं।
एक एक करके बिखराव हमने देखा। नीतीश कुमार जिन्होंने झंडा बुलंद किया विपक्ष का, वो ही चले गए ऐन समय में, तो चुनौती तो अभी भी है। देखिए, यदि हम बात करते हैं चुनौती की, तो चुनौती तो कांग्रेस पार्टी के सामने हमेशा रही है, चाहे हम अंग्रेजों की भी बात करें, लेकिन हम उस चुनौती से बहुत अच्छे से निपट जाते हैं। रही बात, हमारे प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें कही, उसमें से एक बात कही है कि जितने लोग गए हैं आप देखिएगा उन लोग वापस भी आएंगे। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनहित के मुद्दों पर बात की है और हम हमेशा धरातल पर रह करके बात करते हैं, और जो धरातल पर रहते हैं ना वो कभी गिरते नहीं हैं। हम हवा में बात नहीं करते। जिस हिसाब से लोग 400 की पार की बात करते थे, अभी इनकी स्थिति क्या है? आज जनता ने बता दिया ना कि आप ज्यादा घमंड मत करिए। जब रावण का जो अहंकार नहीं टिक पाया तो मोदी जी का क्या है? और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाती थी। 2014 में भी भ्रम फैलाई थी, हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई की क्या है उस पर बात नहीं करते। स्मृति ईरानी बहुत नाचती थी सिलेंडर लेकर के, आज महिलाएं बता रही स्मृति ईरानी को कि आपने बहुत नाच लिया और बहुत जनता को नचा लिया। अब आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि महंगाई से सबसे ज्यादा यदि कोई त्रस्त थी तो महिलाएं त्रस्त थी। आज आप जा करके देखिए किचन में किस तरह से संकट छाया हुआ है। आप यदि भारत की महंगाई की बात करेंगे तो आपको इन लोग अमेरिका ले जाते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे आप बोलते हैं कि लगातार अर्थशास्त्र सुधर रहा है, लेकिन जीवन जो जनता के जो जीवन है उसके स्तर पर तो कोई बदलाव नजर नहीं आता। आप आज देखेंगे किचन में जा करके कि डिब्बा से आप देखें राहल दाल गायब हो गया, ठीक है, इस पर बात करेंगे कि क्या महंगाई, तो इस पर बात करना क्या चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी जिसको लेकर विपक्ष ने लगातार एक अभियान चलाया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में भी युवाओं का जिक्र किया, महिलाओं का जिक्र किया। क्या आपको लगता है, परेश बागबेरा जी जाएंगे कि आप इसका जवाब दीजिए, क्या वो जो फैक्टर, वो जो प्रचार किया गया उसका असर दिख रहा है इन नतीजों में? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को और छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, अभिनंदन करूंगा कि वो तीसरे बार यहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और विशेषकर छत्तीसगढ़ को मैं, छत्तीसगढ़ की सारी जनता को बधाई दूंगा कि इन्होंने पूरे 11 से 11 सीट जिताने की ओर जो है भारतीय जनता पार्टी को लेके जा रहे हैं। जहाँ तक महंगाई की बात है, आप यूपीए की सरकार के समय देखेंगे कि लगभग 8% की महंगाई 2010 तक थी, उसके बाद डबल डिजिट की महंगाई हो गई थी। और पिछले 10 साल में जो आदरणीय मोदी जी के समय जो महंगाई की स्थिति रही वो 5% से ज़्यादा नहीं रही। वैसी बेरोजगारी की बात है तो बेरोजगारी के मामले में वो 3% से ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि आप देखिए जितनी सड़कें यहाँ पर बनाई गई, 50,000 किलोमीटर, लगभग 43 करोड़ लोगों को यहाँ पर मुद्रा योजना के अंतर्गत पैसे दिए गए और 28 लाख करोड़ रुपया 28 करोड़ रुपया उनको बांटा गया। और उसी प्रकार रेलवे लाइन की जो ट्रैक बिछाई गई, उसी प्रकार जो 4 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए गए, इन सब में लोगों को रोजगार मिला है। और किसी चलिए, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कहते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे फिगर्स हैं जिसके जरिए ये साबित होता है कि हमने बेहतर काम किया। साहू जी, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, जैसा कि अभी यहाँ पर आकांक्षा ने सवाल भी किया, उन्होंने पूछा कि एकजुट नहीं रह पाते। सवाल इसको दूसरे तरीके से ये भी कि एकजुट होने में जो समय लगाया, क्या इसका भी नुकसान हुआ? क्योंकि तीसरे फेज के चुनाव आते आते कई राज्यों में गठबंधन होना है कि नहीं होना है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात नहीं बन रही थी। अगर बहुत पहले एक साथ एक मंच पर बैठकर अगर साथ में आ जाते तो क्या स्थिति इससे और बेहतर हो सकती थी? देखिए, इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और यही कारण है कि आज हम 226 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उसको ये कहना कि इंडिया गठबंधन में फूट थी, ये सही नहीं होगा। निश्चित तौर पर हमारी रणनीति अच्छी थी, हमने चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मैं आभारी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, माननीय नितिन जी का, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है और आगे भी देंगे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
मुझे लगता है बीजेपी फिर एक बार 300 पार करके अपनी सरकार बनाएगी। एनडीए 300 पार करेगा और फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर आज का जो रिजल्ट है वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जिस अहंकार के साथ 400 पार की बात की थी, उनका वो तिलिस्म टूट रहा है। निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, ये भी तो भविष्य अजय के जी, गर्व, आप भविष्य के गर्व पे है। ये भी अहंकार तोड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे थे या जीतने के लिए? निश्चित तौर पर हम भाई, चुनाव आंकड़े तो जीतने उनके के लिए लड़ फेवर रहे में थे, भी हैं। लेकिन लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो मुद्दों पर होते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव पर, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव पर मुद्दों पर आधारित होकर के कोई बात इन्होंने की? निर्वाचन आयोग की जो भूमिका थी इस पूरे इलेक्शन प्रक्रिया में, निर्वाचन आयोग की जो भूमिका थी, क्या वो संतोषजनक थी? कोई भी एक हेट स्पीच पे एक प्रधानमंत्री जी को नोटिस आपका होना जवाब चाहिए दिया था। जाए। पार्टी उत्तर अध्यक्ष को दीजिए। नोटिस करता है निर्वाचन आपका आयोग। जवाब तो आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव सकारात्मक मुद्दों पर केंद्रित रखा था। माननीय मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यों को गिनवाया है और ये बताया कि अगले 5 वर्ष हम क्या करने जा रहे हैं, किस प्रकार 2047 के विकसित भारत की कल्पना को लेकर किस किस काम को हम करेंगे। बग्गा जी, जिसमें लेकिन उन्होंने- मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, ये किस तरह की? मैं कह रहा हूँ आकांक्षा जी, positive तो दूसरा नहीं रीजन है। शुक्ला मुझे जी बोलने आपसे। दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने शुक्ला जी से दीजिए। दूसरा। कैसे मोदी दूसरा जी ने रिएक्शन ले 4 करोड़ पक्के मकान की बात की और आगे आने वाले 5 दूसरा वर्षों में रिएक्शन 3 करोड़ की बात भी की, ठीक है। 11 यानी करोड़ मुद्दे पर शौचालय की बात भी शुक्ला जी। उन्होंने की, ठीक है। 50 करोड़ शुक्ला जनधन जी, खातों की थोड़ा बात जल्दी उन्होंने में। की। शुक्ला जी, इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण सीट थी जिसका जिक्र भी करना है, हासन सीट। हासन से प्रज्वल रेवन्ना मैदान में थे जेडीएस की तरफ से, जिनके समर्थन में प्रधानमंत्री जी ने वहां पर रैली भी की और उसके बाद गंभीर आरोप लगे। वोटिंग होने के बाद वो भाग के चले गए जर्मनी, वापस लौट के सब कुछ देखा, वो पीछे चल रहे हैं। सिर्फ वो नहीं चल रहे हैं क्योंकि उस जगह की वजह से जहां 25 सीट पर पिछली बार आप थे, 9 सीटों का नुकसान वहां पर हो रहा है। क्या आपको लगा कि इसका ये भी फैक्टर रहा? नहीं, देखिए कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी लीड में है और वहां मोदी जी से लाभ हुआ। नहीं, कर्नाटक में 28 सीटों में से पिछली बार 25 आपके पास में थी, इस बार नुकसान हो 16 रहा है सीटों पर लेकिन। नुकसान हो रहा है, 9 सीटों हितेश का। जी, ये बातचीत जारी रहेगी और चंद्रशेखर शुक्ला जी सवाल जवाब होता भी रहेगा, परंतु वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी लगातार आप बने रहिए IBC रेवन्ना की हार से दुखी है शुक्ला जी ऐसा। ब्रेक का वक्त हो गया है।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बने हुए हैं सरकार के इस खास कार्यक्रम में जहां पर जनादेश सबके सामने आ रहा है। जनादेश क्या आया है, तस्वीर साफ हो चुकी है। एनडीए ने 300 का आंकड़ा तो छू लिया है, 400 पार की बात थी, लेकिन फाइनली अटकते अटकते 300 का आंकड़ा छू लिया है। और इंडिया गठबंधन भी इस वक्त 223, 225 के आसपास करती नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ज्योत्सना महंत लगातार पहले ही राउंड से बढ़त बनाए हुए हैं सरोज पांडे के खिलाफ, तो 10-1 की स्थिति यहां पर है। और मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ होने की स्थिति कांग्रेस पार्टी की, चूंकि 29 के 29 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली। बड़ी बात है, बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर है, ये दूसरी बड़ी बात है। बीजेपी को आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अच्छी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जोर का झटका जोर से ही लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से 2 मिनट से ऊपर बात की है। और रिजल्ट की बड़ी बात एक और आ रही है, एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। देखिए 400 पार किसने कहा, हमसे क्या मतलब भाई, वो तो उनके नारे हैं। अभी क्या चल रहा है रिजल्ट में, उस पर फोकस करना है। तो रिजल्ट की बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, जैसा मैंने कहा हितेश जी, जोर का झटका जोर से ही लगा है। और एक बड़ी खबर और है, बड़ी बात इस रिजल्ट की और ये है कि एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। आंकड़ा कितना चाहिए, आंकड़ा कितना चाहिए, 272 का, 272 का। तो एनडीए कितने पर है, 300 सीटों पर है। लेकिन इसमें उत्साह क्यों नजर आ रहा है विपक्ष में, उसके पीछे की वजह यह है कि 223, ये जो आंकड़ा है 223 का, ये इसलिए उत्साह है। और 2014 से लेकर 2024 तक एक यथार्थ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देश का विपक्ष का नेता कौन है आधिकारिक तौर पर, इसका जवाब ही नहीं था, इसका जवाब था ही नहीं, क्योंकि उसके लिए एक दल को 54 सीट चाहिए और वो 2014 से थी ही नहीं। तो इसलिए उत्साह भी हो सकता है कि इस विपक्ष जो है उसने दमदार वापसी की है। यानी एक फैक्ट तो ये भी है, एक आंकड़ा तो ये भी है। बिल्कुल मजबूत विपक्ष उस बार जरूर दिखेगा। रिजल्ट की बड़ी बातें तो हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, लेकिन जरा राज्यवार आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। आंध्र प्रदेश 25 सीट के पूरे रुझान आ चुके हैं। यहाँ पर भी देखिए बीजेपी 19 सीट पर है और यहाँ पर कांग्रेस 10 पर, माफ कीजिएगा कर्नाटक की बात करते हैं, 28 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। 16, 10 और 2 कांग्रेस के पास 10 और यहाँ पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है।